एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CUET 2023 के बारे में। जी हाँ, CUET का एग्जाम जो है वो लास्ट ईयर से ही होना स्टार्ट हुआ है और अब बच्चों के लिए इस साल ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम्स दे रहे होंगे, कोई IIT JEE का एग्जाम, नीट का एग्जाम या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स, लेकिन हर एक इंसान के पास एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। और ये वाला एग्जाम CUET का जो है वो आप लोगों के लिए, अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ये आपका एक अच्छा प्लान बी हो सकता है। अब आपको करना क्या होगा, ये एग्जाम है क्या, इसका फीस क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगी। अब CUET का एग्जाम ये होना शुरू क्यों हुआ था, लास्ट ईयर से जो स्टार्ट हुआ है, वो रीजन ये था कि अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जो कि बच्चों को अगर एडमिशन चाहिए उसके अंदर, तो या तो वो 12th क्लास के एग्जाम में जितने नंबर आए उसके अकॉर्डिंग आपको ले लिया करते थे, या फिर वो क्या करते थे कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाया करते थे। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज हो गई थी कि यार इतने सारे एग्जाम्स हमें देने पड़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो सरकार ने इसका एक बहुत ईजी वे निकाला कि गांव वगैरह से भी जो बच्चे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके और केवल एक एग्जाम क्यों ना कर दिया जाए जिस पे जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, DU BHU जैसी यूनिवर्सिटीज है, इनमें बच्चे इजीली एडमिशन ले सके और अपनी ग्रेजुएशन जो है वो वहां से कर सके। अब CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, आखिरकार इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस साल का बेटा जी वो निकल गया है, 9 फरवरी को ही आ गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2023 होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूं, कहने का मतलब अभी भी आपके पास समय है। अगर अभी तक आपने फॉर्म इसका नहीं भरा है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको इसका फॉर्म फिल कर देना चाहिए। सही बात है ये बिल्कुल। उसके बाद इसका जो लास्ट डे है, ठीक है, जब आप इसका फीस जो है वो भर सकते हैं वो है 12 मार्च 2023 11:50 तक। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है बाय चांस और अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में जो है आप उसको ठीक कर सकेंगे, पर कोशिश कीजिएगा कि गलती कुछ ना हो, सब चीजें ध्यान से आप फिल कीजिएगा। अब बारी आती है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अब अलग अलग स्लॉट्स में, अलग अलग सिटीज में ये जो एग्जाम है वो होने वाला है, तो वो 30 अप्रैल तक आपको बता दिया जाएगा। इस बारे में भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए और बिल्कुल सही जानकारी चाहिए है मेरे बच्चे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है वो होने वाली है CUET.samarth। आप जैसे ही CUET.samarth.ac.in डालोगे गूगल पे, जो वेबसाइट आएगी उसी के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो सही होगी, बाकी जगह से थोड़ा सा आप रिलाय नहीं कर सकते हो उन चीजों के ऊपर। चलिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर्म NTA वेबसाइट, तो NTA वेबसाइट से जब आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो ये लगभग बोला जा रहा है कि मई 2023 के सेकेंड वीक में, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ एग्जाम का जो डेट बताया जा रहा है वो 21 से 31 के बीच में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई काफी सारे फेज में ये एग्जाम होते हैं, अलग अलग दिनों पे होते हैं, तो आप लोगों के लिए 21 मई से लेके 31 मई तक ये एग्जाम जो है वो होने वाला है। रिजर्व डेट 01 to 7 जून 2023। तो भाई आप ना थोड़ा सा अनुमान लगा के चलो, ठीक है, कि इसके बीच में आपके एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। आप जो भी सिलेक्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट वगैरह, आगे अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, ये बाद में वेबसाइट के ऊपर ही डल जाता है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। बेटा ध्यान रखना, इसी वेबसाइट से सारी की सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए है वो यहीं से लेना और कहीं से भी मत लेना। चलिए, अब अगर हम बात करें फी की कि यार किस बच्चे को कितनी फी भरनी पड़ेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमें बात करनी पड़ेगी कि जो एग्जाम होता है बेटा, ठीक है, 3 सेक्शंस के अंदर होता है बेसिकली। एक होता है हमारा लैंग्वेज का, एक होता है हमारा डोमेन का, ठीक है, और एक होता है हमारा जनरल का, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो हमारा टेस्ट होता है। अब देखो, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 1
4 और 1, ये वाला क्राइटेरिया अगर आप रखोगे तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको कंपलसरी कर दिया गया है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप वो वाली लैंग्वेज चूज कर सकते हो, बट उसके अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद आता है आपका डोमेन। डोमेन के अंदर आपके जो भी 12th क्लास में सब्जेक्ट्स रहे हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट्स भी आप चूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि आप लोगों के जो क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट से आपको वही सब्जेक्ट चूज करने होंगे अगर किन्हीं उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो। फॉर एग्जाम्पल DU वगैरह में लेना है तो उसके अंदर ऐसा ही है, ठीक है, कि आपका जो 12th में था आपका सब्जेक्ट वगैरह आपको वही लेना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी की। तो यार ये मैं बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चों को ये वाला तो ऑप्ट करना ही करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में तो ये कंपलसरी भी है, और कुछ जगह ऐसा भी है कि मान लीजिए अगर कोई एक आपने 12th में सब्जेक्ट कुछ लिए हुए थे और अब आप उसे चेंज करना चाहते हो तो वहां पर भी आपका ये वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। अब अगर हम बात करें अप टू 3 सब्जेक्ट्स की, तो ये वाला आप लोगों के लिए इतना फायदेमंद रहता नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट आप लोगों के लिए रहेगा वो अप टू 7 सब्जेक्ट्स का रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट जो है इसके अंदर चूज कर सकते हैं। अप टू 7 सब्जेक्ट्स में आपको 1500 फीस जो है वो जनरल वालों को, ओबीसी एनसीएल को 1400, SC ST PWBD को 1300 और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया जो है 7500 ये जो है फी रहता है। बाकी अप टू 10 सब्जेक्ट जो है उनके लिए फी स्ट्रक्चर जो है वो ये रहता है। तो बेसिकली आप अपने लिए ऑप्शंस खुद मत बंद करो, ठीक है। ये वाला तो आपके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट रहता ही है। एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें डोमेन की, तो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स लिए थे वो ही सब्जेक्ट मैं प्रेफर करूंगी कि आप अगर CUET के एग्जाम के लिए लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ये बोल दिया है कि भाई आप लोगों ने जो 12th क्लास में सब्जेक्ट्स लिए हुए थे वही सब्जेक्ट्स आप लोगों को चुनने हैं इस एग्जाम के लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो मोड ऑफ टेस्ट क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ये आपका, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कि कोई OMR शीट वाले टाइप का नहीं रहेगा कि ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम रहेगा। आपको सेंटर्स पे जाना होगा, उनकी कंप्यूटर्स पे बैठकर आपको अपना एग्जाम देना होगा। अब पैटर्न जो रहेगा वो MCQ पैटर्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं, ABCD वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम बोर्ड्स में तैयारी करते थे कि पेपर प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, लिखने का तरीका ये होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होनी चाहिए, वो वाली चीज कहीं ना कहीं आपको काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको काम आने वाला है तो केवल एक चीज कि आपकी कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा क्लियर हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको रूल्स पता है, आपको चीजें याद है, तो आप करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे, राइटिंग इतनी खराब होती थी, नॉलेज अच्छी होती थी, बोर्ड्स एग्जाम में नंबर नहीं आते, तो वो वाली चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें मीडियम की, तो 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये आपके रहते हैं मीडियम। इसके अंदर ना 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, ठीक है। तो आप, मैं जहां तक बोलूंगी आपको कि आपका फर्स्ट सेक्शन में ही काम हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज जो है वो आपका चूज कर लेते हैं बच्चे ज्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज भी चूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट इंग्लिश जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कंपलसरी रहता ही रहता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव टाइप के, साथ ही साथ लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, भाई जो आपके क्लास 12 में सब्जेक्ट थे, PCM, PCB या जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वगैरह थे, वो सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं, आपके बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वैसे। उसके बाद आते हैं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के अंदर आपका नॉलेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जीटी में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो बेटा इस जीटी वाले ऑप्शन को जरूर चुनिएगा,
इसको प्लीज ड्रॉप मत कीजिएगा, ठीक है। चलो ये बात तो हमारी हुई। यहाँ पर अगेन वेबसाइट बता दिया मैंने, cuet.samar.ac.in पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आपके फॉर्म वगैरह से, सभी से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि भाई कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने सवाल आते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करें तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B ये लैंग्वेजेस के सेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चोजन। तो बेसिकली काम आपका फर्स्ट सेक्शन वाले में ही हो जाता है। इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होता ही होता है। 4 डोमेन जरूर चूज करने ही करने हैं आपको, जो आपके सेक्शन 2 के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर 27 डोमेन होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बोला जा रहा है इस सेक्शन के अंदर। और अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। साफ बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, कुछ यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी है कि क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, और कुछ जगह ऐसा नहीं है। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डोमेन चूज कर सकते हो। प्लस जीटी जो है वो मैं बोलूंगी आपको चूज करना ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको भी कंपलसरी किया हुआ है। तो वो भी आपके प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड ही होता है कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम आगे लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। चलिए अब इस वाले लैंग्वेज वाले सेक्शन के अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 40 करने होते हैं। इसके अंदर अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 करने होंगे, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को करने होंगे ही होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो उसके अंदर 60 सवाल में से 50 सवाल जो है वो आप लोगों को करने होते हैं। चलिए ये वाली बात हुई। अब ये सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था। लैंग्वेज वाला जो था पार्ट, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का बहुत ज्यादा अहमियत है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्लस पैसेजेस अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, फैक्चुअल हो गया, लिटरेरी हो गया, नैरेटिव हो गया, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपके जो हैं, आप लोगों ने अभी तक 12th क्लास तक जो भी चीजें पढ़ी हैं वहीं से रिलेटेड आप लोगों के सवाल आते हैं। और जीटी भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आपके डोमेन सब्जेक्ट जो है इस वाली वेबसाइट पर डले भी हुए हैं। आगे मैंने इसके बारे में इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं। चलिए तो ये रहे वो सभी सब्जेक्ट सेक्शन ए के लिए, ठीक है। जो पहली 13 लैंग्वेजेस थी उनकी बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की लैंग्वेजेस की, तो अरबिक से लेकर संस्कृत लैंग्वेज तक यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। प्लस सेक्शन बी डोमेन सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं आपके सारे सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो ये सभी चीजें आपकी वहां पर आ जाती है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट करवाने लगी हैं, और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। केवल आपके आईआईटी जेईई के या नीट के या किसी और एग्जाम के दम पर ही मत बैठे रहना कि इसका फॉर्म ही नहीं भर रहे हो, फॉर्म भरो, एग्जाम दो, जरूरी है। हमेशा लाइफ में पता नहीं कब क्या चीज आपको काम आ जाए, राइट, तो इसका ध्यान जरूर रखना। ये कुछ और सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका सेक्शन 3 जो कि आता है जनरल टेस्ट वाला। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई आज सीयूईटी के एग्जाम से रिलेटेड। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लस लिंक में मैंने गूगल फॉर्म डाला है, तो जो भी बच्चे हैं अगर वो सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस चैनल से, एक बार प्लीज आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं जो इस एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी होली, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।